वन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षणा अधिनियम 1956, जिसको हम बोलते हैं हिंदू माइनर मॉनेटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। देखो, सबसे पहले हमको इसको समझना है कि हमारा एक नंबर जो क्या है 32 है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो ये डेट देख रहे हो 25 अगस्त 1956, यानी कि इस डेट से जो है ये अधिनियम जो है लागू हुआ है। बहुत ही छोटा सा ये एक्ट है। इसमें टोटल जो है, अगर हम बात करें तो टोटल सेक्शन जो है यहाँ पे 13 होने वाले हैं। यानी कि टोटल जो धाराएं हैं मेरे पास इस सेक्शन में, मतलब इस आर्ट एक्ट में, वो 13 ऐसी धाराएं हैं जिसमें पढ़ना है। और यदि आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार जुडिशरी का, तो उसके जो कॉन्टेक्स्ट में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाले हैं, उनको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये जो है माइनर के लिए कोडिफाई किया गया है। यानी कि कोई माइनर है, ठीक है, अप्राप्त वय है, तो उसका गार्जियनशिप कौन होगा। ठीक है, उस ये बता रहा है कि संरक्षता से संबंधित हिंदू विधि के कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम, यानी कि इसको जो है इससे गार्जियनशिप और माइनॉरिटी को लेकर के जो है इसको अमेंड और कोडिफाइड जो है करने के लिए अधिनियम है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस हमको अगर एक नंबर और ये चीज देखने दो, यहाँ पे लागू तिथि। ठीक है, ये चीज। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 3 की हम बात करते हैं। तो सेक्शन 3 की बात करने के बाद ये यहाँ पे कौन हिंदू है, मतलब किस पे ये लागू होगा। सबसे पहली बात ये कि जो ये गार्जियनशिप माइनॉरिटी माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, किस पे लागू होगा, तो जो हिंदू है उन पे ही लागू होगा। ठीक है, और हिंदू कौन है, वीर शैव लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी जो होते हैं वो भी हिंदू आते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध, जैन या सिख धर्म में जन्मतः जो है हैं, यानी जन्म लिए, तो वो हिंदू आते हैं। ठीक है, और ये जो है धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी न हो, ऐसे व्यक्ति हिंदू आते हैं। ये आप लोग पहले से हिंदू विधि में जो है आप लोग पढ़ लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सेक्शन 3 से थोड़ा सा किस पे लागू होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है सेक्शन 4 से। ठीक है, सेक्शन 4 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली 3 डेफिनेशन दिए गए हैं, यानी कि मुख्यतः 3 परिभाषाएं दी गई हैं, और 3 परिभाषाएं हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। पहला जो कि 4 को अप्राप्त व्यय, जिसे हम बोलते हैं माइनर, यानी कि 4 क्लॉज ए में जो है माइनर को बताया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, उसको माइनर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो माइनर बस आपको याद रखना है कि 18 वर्ष से कम आयु जो है माइनर है। ठीक है, सेक्शन 4 क्लॉज बी में हम अगर आ जाएं तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो कि गार्जियन की बात करता है, संरक्षक की बात करता है। ठीक है, तो संरक्षक कौन है। संरक्षक से मतलब ये कि जो ऐसे अप्राप्त वयी, ऐसे अवयस्क के शरीर की देखरेख करे और उसकी संपत्ति की, है ना, शरीर और संपत्ति दोनों की जो है देख रेख करता है, वो क्या कहलाता है, वो संरक्षक कहलाता है। बस हमको इतना ही याद रखना है। अब संरक्षक की अगर हम कैटेगरी देखें तो टोटल 4 प्रकार के संरक्षक हैं। टोटल जो है 4 प्रकार के संरक्षक हैं। एक सबसे पहला जो है नैसर्गिक, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गार्जियन। दूसरा जो है विल द्वारा, ठीक है, विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, जिसे हम कह सकते हैं वसीयती संरक्षक। ठीक है, इसको हम वसीयती संरक्षक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक। अगर न्यायालय जो है क्या करता है, कोई संरक्षक को वो घोषित करता है, तो उसको न्यायालयी संरक्षक कहते हैं। ठीक है, द गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। चौथा नंबर है किसी भी प्रतिपाल्य, यानी कि जो वार्ड है, अधिकरण से संबंधित रखने वाले किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या अधीन संरक्षक। इसको हम यहाँ बता रहे हैं सीधे सीधे कि अगर मान लो कि कोई कोई जो है चाइल्ड है, ठीक है, वो किसी एजेंसी के अधीन है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है बहुत सारे ऐसे एजेंसीज होते हैं, ठीक है, जो भूले बिछड़े बच्चों को पालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ऐसी एजेंसीज हैं,
तो प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीन जो है संरक्षक भी यहाँ पे आएगा। तो ये याद रखना, ये अधिकरण से तो वहां पे जो है वो एक संरक्षक की तरह, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिसको अनाथ आश्रम बोलते हो, तो वहां पे सबका गार्जियन जो है वो प्रतिपाल्य अधिकरण का जो हेड होता है, जो अधिकरण है, एजेंसी है जिसका, तो उसको संरक्षक मान लेगी। यानी टोटल यहाँ पे 4 प्रकार के संरक्षक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो 4C है, जिसे हम नैसर्गिक संरक्षक या नेचुरल गार्जियन कहते हैं, ये अलग से नेचुरल गार्जियन की यहाँ पे बताया है। तो ये बता रहा है कि नेचुरल गार्जियन का जो भी मतलब होगा, ठीक है, वो इस अधिनियम के, यानी कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षिता अधिनियम 1956 का जो सेक्शन है, यानी कि धारा 6 में वर्णित जो बातें हैं, वही जो है नैसर्गिक संरक्षण कहलाएंगे। देखो हमारे लिए जो 5 इंपॉर्टेंट है, एक इसमें आता है डी फैक्टो गार्जियन। यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, डी फैक्टो गार्जियन को ही हम तथ्यतः संरक्षक बोलते हैं, और ये जो है संरक्षक यानी कि गार्जियन की कैटेगरी में इसको मान्यता नहीं दी गई है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है सेक्शन 6 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 6 जो है ये बताता है कि हिंदू अप्राप्तव्य के नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा, ठीक है, यानी कि जो है नेचुरल गार्जियन कौन होगा हिंदू माइनर का, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल गार्जियन का, तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे जैसे अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार है, यानी कि अभी ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में जहाँ संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, उसमें सेक्शन 6 लागू नहीं होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 लागू नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा अभिभक्त अभिभक्त कुटुंब की संपत्ति में उसके अभिभक्त हित को छोड़कर, यानी जो अनडिवाइड फैमिली है, ठीक है, अगर उसकी इंटरेस्ट को जो है अनडिवाइड इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए, तो संपत्ति के बारे में कुछ निम्नलिखित है। यानी कि हम तो यही सीधे सीधे बता रहे हैं कि अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और संयुक्त परिवार है, तो वहां पे जो है संयुक्त परिवार में क्या होता है, उस पर सेक्शन 6 लागू नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। सेक्शन 6A में जो है किसी लड़की या अविवाहित लड़की की दिशा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पिता और उसके पश्चात माता, ठीक है। अगर मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है, और वो अविवाहित है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता होगी, ठीक है। यानी कि देखो अब यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला मैंने बताया कि जो है 18 वर्ष से कम जो अगर रहेगा, देखो तो लड़के और लड़की अगर अविवाहित की स्थिति में है, ठीक है, 18 वर्ष से कम अगर कोई लड़का है, तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा सबसे पहले पिता होगा और देन उसकी माता होगी, याद रखना। फिर 18 वर्ष से कम अगर कोई लड़की है, वो अविवाहित है, अनमैरिड है, तो नेचुरल गार्जियन इसमें भी पहले पिता होगा, उसके बाद माता होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठने लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये कहीं ऐसा नहीं है कि जेंडर बायस है या इक्वलिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इस बात को लेकर के जो है एक केस हो गया, ठीक है, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है आर्टिकल 14 को लेकर के चुनौती दे दी गई, ठीक है, इसको कोर्ट में लेके गया गया। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पिता अयोग्य है तो माता उसकी संरक्षक हो सकती है। उन्होंने बोला कि पिता और माता दोनों संरक्षक हैं, तो अगर पिता ऐसे केस में अयोग्य हो गया है, ठीक है, किसी कारणवश, तो माता उसकी संरक्षक हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया, सपोज कर लो कोई कोई लड़का है, कोई बालक है, 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा है, तो उसकी जो मामूली तौर पर जो संरक्षता होगी, गार्जियनशिप होगा, वो उसकी माँ के पास रहेगा, ठीक है, ये चीज है। और किसी कारणवश हो सकता है कि देखभाल न करे ऐसी महिला, ये कोई 100% जो है पत्थर की लकीर नहीं है। अगर ये ऐसा कंडीशन भी है कि अगर महिला देख रेख भले ही 5 साल से नीचे है और वो माँ के पास उसकी गार्जियनशिप है, लेकिन महिला ऐसी है, चित्त विकृत है, प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं कर सकती है, तो ऐसे केस भी देखने की ना, तो ऐसे केस में जो है न्यायालय ने कहा है कि वो गार्जियनशिप जो है पिता के पास होगी। यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की आयु पूरी अगर नहीं किया हो, सपोज कर लो कोई बालक, तो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पे किसके पास होगी, माता के हाथ में होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो सेक्शन 6 का बी बता रहा है,
सेक्शन बी का 6 का बी बता रहा है कि अगर मान लो कोई जो है, कैसा हो, अधर्मज लड़का तथा अधर्मज अविवाहित लड़की हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अगर मान लो कि अधर्मज जो है लड़का तथा अधर्मज अविवाहित लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात पिता का जो है वो रहेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं, ऐसे बोल रहे नाजायज, ठीक है। लड़के और जो अधर्मज अविवाहित लड़की है उसकी दशा में जो है पहले उसकी माता के पास गार्जियनशिप रहेगा, फिर देन उसके पास पिता के पास रहेगा, ठीक है। सेक्शन 6C, जो विवाहित लड़की की दिशा में, अगर मान लो लड़की की शादी होगी तो उसका जो गार्जियन होता है उसका क्या होता है, पति होता है, ठीक है। और ऐसे केस में अगर मान लो कि परंतु जो भी व्यक्ति अब हिंदू न रह गया हो, जो है सन्यासी हो गया हो, या धर्म को पूर्णतः त्याग दिया हो, ठीक है, तो ऐसे क्या केस में क्या होगा, वो बंधु के अधीन अप्राप्त के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। यानी कि अगर जो है ये ऐसा केस होता है तो जो है पति जो है उसका नैसर्गिक गार्जियन का हकदार नहीं होगा, ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस धारा में जो पिता और माता के अंतर्गत जो है सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते, ये बात अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। अभी हमने जो बताया 5 वर्ष का अभिरक्षा जो है माँ के पास होना चाहिए, वो केस मोहन वर्सेस संध्या मोहन के केस में बताया गया है। ये सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा, यानी कि अगर मान लो हम कोई चाइल्ड एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई दत्तक ले रहे हैं तो दत्तक जो लिया है वो उसके पिता जो है नैसर्गिक गार्जियन होंगे, और उनके पिता के बाद जो उसकी माता जो है नैसर्गिक गार्जियन होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेक्शन 8 नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि गार्जियन जो होता है बच्चों के नाम की कोई संपत्ति, नैसर्गिक जो गार्जियन होता है बिना न्यायालय की अनुमति से, ठीक है, 5 वर्ष तक पट्टा दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, अच्छा जो कुछ भी होगा वो अप्राप्तव्य के फायदे में उसके संरक्षण में कर सकता है, लेकिन जो है उसे आबद्ध नहीं कर सकता कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि नैसर्गिक संरक्षण न्यायालय की पूरी अनुज्ञा के बिना, ठीक है, न तो अप्राप्तव्य के जो प्रॉपर्टीज है, स्थावर संपत्ति, ठीक है, उसका कोई भाग जो है ना तो बंधक करेगा, ना उस पर कोई ऐसी विक्रय दान दिन में ये सब अंतरित करेगा, ठीक है। और न ही जो है किसी भाग के 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो है वो क्या करेगा, जिस तारीख से ये प्राप्तव्यता में प्रवेश करेगा, यानी कि जो है मेजर होगा उस तारीख के 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देगा, यानी कि न्यायालय के इजाजत के बिना अवैध की संपत्ति 5 वर्ष तक पट्टा दे सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, बस हमको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेक्शन हमारे पास जो है सेक्शन 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वसीयतिक संरक्षक और उनकी शक्तियां, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोटी मोटी बात हम बता दे रहे हैं कि वसीयत में लिखी गई शर्तों के जो शर्त होंगी उसी के हिसाब से वसीयती संरक्षक को पालन करना है, ठीक है। जिसने ये वसीयत लिखा है तो उसने शर्त भी लिखा होगा कैसे इसको वो करना है। यहाँ पे सेक्शन जो 9 का क्लास 2 है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इसको बोलते आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। अब ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है, मान लो पिता ने जो है वसीयती संरक्षक नियुक्त किया, ठीक है, यानी कि विल के द्वारा, और माता जीवित है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कौन या माता वहां पे गार्जियन होगी कि वसीयती संरक्षक यहाँ पे गार्जियन होगा। तो ऐसे केस में माता जीवित है तो माता ही उसकी संरक्षक नैसर्गिक संरक्षक होगी, ठीक है, वैसा वसीयती संरक्षक का काम नहीं है, भले ही पिता जो है वसीयती संरक्षक करके नियुक्त करके मर गया, लेकिन माता तो जीवित है तो माता ही क्या होगी, उसकी नैसर्गिक संरक्षक मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो ऐसा भी कंडीशन है, यदि माता ने कोई वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं किया है और माता मर गई, ठीक है, पिता ने नियुक्त किया था
तो पिता ने नियुक्त किया तो माता जीवित है, तो माता ही नैसर्गिक संरक्षक मानी जाएगी, वहां पे वसीयती संरक्षक का कोई काम नहीं, बिकॉज माता जीवित है। लेकिन अभी कंडीशन ये हुआ कि पिता ने वसीयती संरक्षक नियुक्त किया और माता जो है मर गई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो माँ ने जो वसीयती संरक्षक जो नियुक्त किया गया था पहले, ठीक है, वो पुनः जीवित हो गया। माता जब तक थी तब तक खत्म था, वो मृत पड़ा हुआ था ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही माँ के मरने के बाद वो वसीयती संरक्षक जो उसके पिता मरने से पहले जो है नियुक्त किए थे, वो पुनः जो है अस्तित्व में आ गया। इसी को बोलते हैं आक्षादन का सिद्धांत, यानी एक तरह का ग्रहण लगा था, ठीक है। अब वो जो है ग्रहण हट गया है, तो जो है चीजें साफ हो गई हैं, ठीक है। अब आ जाओ जो है ये तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। 9.3 की बात करते हैं, ठीक है। 9.3 में ये कहा गया कि यदि माता की वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, तो माता द्वारा नियुक्त की गई वसीयती संरक्षक लागू होगा। जैसे ऐसे सोच लो कि माँ पिता ने वसीयती संरक्षक नियुक्त किया, माँ पिता पिता जो मर गया, लेकिन माँ जीवित थी, तो माँ जो है उसका नैसर्गिक संरक्षक हुआ। लेकिन माँ मरने से पहले फिर से माँ खुद जो है एक उसके लिए बच्चे के लिए जो है एक गार्जियनशिप, नेचुरल गार्जियनशिप वो कर दी, मतलब विल गार्जियनशिप, वसीयती संरक्षक नियुक्त करने के लिए उन्होंने एक विल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि पिता ने भी क्रिएट किया, अब माँ भी क्रिएट कर दी, तो इन दोनों में किसका लागू हुआ? तो यहाँ पे बता दें कि वसीयती संरक्षक माँ ने सबसे पहले आखिरी में, मतलब सबसे लास्ट में नियुक्त किया था, इसलिए माँ के द्वारा जो वसीयती संरक्षक नियुक्त होगा वही जो है उसका बच्चे का गार्जियन होगा, ठीक है। 9.4 की बात करते हैं। 9.4 में क्या है? वयस्क जो अवयस्क है, ठीक है, यानी कि अधर्मज अगर कोई बच्चा है, उसके लिए नैसर्गिक तौर पर कार्य करने का हकदार जो है उसकी माता होगा। इसमें जो है पिता होता का कोई रोल नहीं है, उसकी माता होगा। और ऐसी अवयस्क जो है बच्चे के शरीर और संपत्ति के लिए जो है वह वसीयती द्वारा संरक्षक नियुक्त भी कर सकती है। देखो जो है शरीर या प्रत्यक्ष संपत्ति दोनों के बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त करेगी, तो वो चाहे तो नियुक्त करेगी, माता के पास ही होता है। पांचवा, ठीक है, पांचवा आप देख सकते हो, बिल द्वारा नियुक्त संरक्षक का अधिकार है पिता की बाद मृत्यु के पश्चात, ठीक है, अप्राप्त हुए संरक्षक के तौर पर कार्य करे, और इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक संरक्षक के सब अधिकार को उस विस्तार तक निबंधों अधीन होगा जो अधिनियम के निर्दिष्ट है, ठीक है। तो पिता या माता की मृत्यु के पश्चात जो है, ठीक है, जो भी संरक्षक होगा वो काम करे, और जो भी निबंधन वगैरह है वो उसको करे। तो यहाँ पे हमारे लिए ये टोटल जो है 4 क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छठवां जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल द्वारा ऐसे नियुक्त किए संरक्षक के अधिकार जहाँ की अप्राप्त वय लड़की है, ठीक है, उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाती है। तो अगर मान लो उसकी शादी हुई तो न उसका जाहिर सी बात उसका हस्बैंड जो उसका गार्जियन हो जाएगा, तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। 10 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? वस्तुतः संरक्षक। बस एक लाइन में आएगा कि वस्तुतः संरक्षक कहाँ है, तो डी फैक्टो गार्जियन जो है सेक्शन 11 में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अप्राप्त वय यानी कि जो माइनर है उसकी संपत्ति का बयान संव्यवहार कोई भी इसका कोई हकदार नहीं है, कोई हटा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। 1956 के पूर्व जो है ऐसे गार्जियन को मान्यता थी, लेकिन 1956 के बाद जो है ये डी फैक्टो गार्जियन का प्रकार नहीं। बस इतना याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है, तो आप बता देना, ठीक है। ये पूछेगा क्या ये एक प्रकार है डी फैक्टो गार्जियन का, तो बिल्कुल जो है ये एक प्रकार नहीं है डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 12 जो है लिखा हुआ है, अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्त हुए के अव्यक्त हित के संरक्षक का नियुक्त किया जाना, न नियुक्त किया जाना। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कोई अगर अनडिवाइड फैमिली है तो वहां पे जो परिवार का मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, वही उसका जो है संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो उसका संरक्षण नियुक्त कर सकता है, लेकिन जनरली जो है यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे आखिरी जो हमारे पास सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, अप्राप्त व्यय का कल्याण जो है सबसे सर्वोपरि होगा। यानी कि न्यायालय जो है किसी भी किसी व्यक्ति की किसी हिंदू जो है संरक्षण घोषणा में ये ध्यान रखेगा कि बच्चे का जो है जो हित है वो सर्वोपरि हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे
बताया गया, और जो भी है वो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्रीमती डॉक्टर स्नेहलता माथुर वर्सेस महेंद्र नारायण, हनुमान प्रसाद वर्सेस मोहम्मद बबूई का केस है। आपसे बस ये पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे संरक्षकता से संबंधित लगाना। और एक मैंने गीता हरिहरन वर्सेस स्टेट ऑफ जो है, स्टेट ऑफ जो है गीता हरिहरन स्टेट ऑफ कुछ करके था, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक वो, और दो हमारे यहाँ केसेस, श्रीमती डॉक्टर स्नेहलता माथुर वाला और हनुमान प्रसाद वाला। ठीक है, तीन केस यहाँ से गार्जियन, छोटा सा एक्ट है। वैसे पूरे हिंदू लॉ में जो है मान के चलना कि जो है अगर हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैमिली लॉ से मिला के 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।